हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट का सेकंड पेपर और इसमें भी चैप्टर है आपका प्रकाश की। जो प्रकाश होता है ये कम से कम 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है आपका। जो प्रकाश चैप्टर है 2 से 3 नंबर में कम से कम पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपका दर्पण रह जाता है पढ़ने के लिए, लेंस, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो बात करें हम प्रकाश की। प्रकाश होता क्या है देखिए। जो प्रकाश है हमारा, प्रकाश प्रकाश से एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा। अब ऊर्जा का काम क्या होता है? कोई भी कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। बात करूं, मैं लिख रहा हूं तो लिखते वक्त किसकी आवश्यकता हो रही है हमें? तेज ऊर्जा की। तो ऊर्जा का काम होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। तो लिखने के लिए पेशीय ऊर्जा की। बात करें हम, अगर ऊंचाई पर कोई सामान लटका है, मान लो पत्थर लटका ऊंचाई पर, तो उसमें कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई पर, काफी ऊंचाई पर कोई सामान लटका दिया हमने, तो उस पर क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। बात करें हम बहते पानी में, तो बहते पानी में जो होती है आपकी गतिज ऊर्जा होती है। तो जो ऊर्जा होती है वो किसी भी कार्य को करने के लिए हमें आवश्यक होती है। जैसे मैं लिख रहा हूं तो पेशीय ऊर्जा, किसी भी ऊंचाई पर कोई पत्थर लटका है या कोई भी वस्तु लटकी है तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। बहते पानी में गतिज ऊर्जा। से होते हैं प्रकाश को हम क्या कह सकते हैं? एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और जो प्रकाश होता है ये पृथ्वी तक आने में किस प्रकार आता है? पृथ्वी तक ये किरणों के रूप में आता है, तरंगों के रूप में, तरंग के रूप में। जो प्रकाश होता है वो हमें तरंगों के रूप में आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन प्रकाश जो होता है वो द्वैत प्रकृति शो करता है। द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का मतलब है ये तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है। प्रकाश हमारा तरंगों के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है। तो तरंगों के साथ साथ हमारा कण के रूप में भी चलता है। तो प्रकाश हमारा तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है। जो कण के रूप में चलता है वो चलता है हमारे फोटोन के रूप में। जो कण के रूप में चलता है उसे कहते हैं फोटोन। तो हमारा फोटोन के रूप में चलता है ये। अब देखिए, जो प्रकाश है इसमें कुछ गुण होते हैं, तो जान लेते हैं हम। पहली बात तो जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। उसके बाद आपकी द्रव में होती है, निर्वात में सबसे अधिक, निर्वात में। उसके बाद होती है आपकी वायु में, उसके बाद आपकी द्रव में, और उसके बाद होती है आपकी ठोस में। तो सबसे अधिक होती है आपकी निर्वात में, फिर वायु में, और उसके बाद ठोस में। तो सबसे अधिक आपकी निर्वात में होती है। निर्वात में कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल निर्वात में होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर निर्वात में होती है आपकी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। उसके बाद बात करें हम कि द्रव में प्रकाश हमें कितनी नीचाई तक दिखाई देता, कितनी गहराई तक? तो हम जो द्रव है उसके 200 मीटर तक हम प्रकाश को देख सकते हैं, 200 मीटर गहराई तक। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा द्रव होता उसमें कितनी गहराई तक हम प्रकाश को देख सकते हैं। 200 मीटर की गहराई तक प्रकाश जाता है। ये तो हो गया आपका, इसके गुण हो जाते हैं। जो ये होता है प्रकाश, प्रकाश का उल्टी होती है आपकी ध्वनि की गति। ध्वनि की गति, जो ध्वनि की गति होती है वो इसकी जस्ट अपोजिट होती है। बात करें हम कि ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी ठोस में, सबसे अधिक होती है ध्वनि की गति ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद वायु में, और निर्वात में हो जाती है ध्वनि की गति 0।
तो जो ध्वनि की गति है वो सबसे अधिक होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस या वायु, और उसके बाद होती है निर्वात में, उसकी 0 हो जाती है। तो ध्वनि की इसके जस्ट अपोजिट होती है। मतलब प्रकाश की बात करें हम तो निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, उसके बाद होती है वायु में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। तो ठोस में सबसे कम होती है प्रकाश की चाल। जबकि ध्वनि की बात करें तो ध्वनि जो होती है वो आपकी जस्ट अपोजिट होती है इसकी, मतलब इसकी ठोस में सबसे अधिक होगी, उसके बाद द्रव, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, उसके बाद निर्वात में शून्य हो जाती है। तो ध्वनि की गति निर्वात में शून्य, जबकि प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद बात करें हम कि प्रकाश में हमें परावर्तन देखने को मिलता है, अपवर्तन देखने को मिलता है, काफी सारे गुण हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। प्रकाश में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, देखो, परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, प्रकीर्णन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, और ये काफी सारे गुण देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में कि परावर्तन क्या होता है। देखिए, जो परावर्तन होता है, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसी चिकनी पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का वापस लौटना, परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता है आपका कि किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का पुनः उसी मार्ग में चला जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन ये कहाँ-कहाँ देखने को मिलते हैं हमें। अब देखिए, अगर कोई भी वस्तु मैं देख रहा हूँ तो प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही देख रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ मार्कर, मार्कर क्यों दिख रहा है मुझे, कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है इससे। जब तक कोई भी किरण वापस लौट के नहीं आने की तब तक हमें कोई भी चीज दिखने की नहीं है। बात करूं मैं बोर्ड की, तो बोर्ड की कब दिखेगा ये बोर्ड, जब तक हमें इस जो प्रकाश की किरण होती है इससे टकराकर वापस ना जाए। अगर प्रकाश की किरण वापस ना आए, सपोज करो प्रकाश की किरणों को ये सोख ले, तो उसमें क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, तो हमें ये वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें दिखाई देती हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या होता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। और और कहाँ पर देखने को मिलता है हमें ये, पहली बात तो कि वस्तुओं को हम देख सकते हैं, इसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी। बात करें हम, ऐसी भी कोई जगह है जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, तो कौन सी जगह ऐसी, देखिए, जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता वो एक ही जगह है जिसे बोलते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल, ब्लैक होल, तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता। ब्लैक होल क्या होता है, सपोज करो इतने बीच का आपको
दिखाई ना दे, मतलब यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन इतने बीच में आपको दिखाई ना दे, तो इसका मतलब है वो ब्लैक होल है। यहाँ पर कुछ भी दिखाई ना दे तो वो ब्लैक होल, ऐसा ही होता है ब्लैक होल। उसके चारों ओर सब कुछ दिखाई देता रहेगा लेकिन इतने बीच में हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, तो ये होता है आपका ब्लैक होल। तो ब्लैक होल में हमें प्रकाश का परावर्तन दिखाई नहीं देता। उसके बाद बात करें हम, जो हमारे दर्पण होते हैं, दर्पण, तो हमें दर्पण में देखने को मिलता है प्रकाश का परावर्तन। दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें हमें प्रकाश का परावर्तन देखने को मिलता है। और राडार में, ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, राडार, सोनार, वस्तु का दिखाई देना, दिखाई देना, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? दर्पण में, राडार में, सोनार में, और किसी वस्तु का दिखाई देना। ये होता है आपका प्रकाश परावर्तन के एग्जाम्पल। बात करें हम अब दर्पण की। अब चलते हैं हम दर्पण पर। दर्पण, मिरर, मिरर, तो ये तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका समतल दर्पण, एक होता अवतल दर्पण, एक होता उत्तल दर्पण। तो दर्पण के तीन प्रकार होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्लेन मिरर, और इसे कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण को बोलते हैं कन्वेक्स। कॉनकेव, कन्वेक्स और प्लेन, ये होते हैं आपके दर्पण के प्रकार। दर्पण तीन प्रकार का होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब एक एक करके इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण क्या होता है देखो। समतल दर्पण, समतल दर्पण के बारे में बात करें हम, ये हो जाता है आपका समतल दर्पण। इस पर हमने ये पेंट कर दिया नीचे। जब पेंट किया जाता है तो पेंट किस चीज का होता है? पेंट होता है आपका AgBr, AgBr, AgBr का आपका पेंट होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। जो पेंट होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो दर्पण पर जो पेंट होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। उसके बाद अगर मैंने प्रकाश की कोई किरण गुजारी, यहाँ से प्रकाश की किरण गुजारी, ये क्या होएगा कि दर्पण में हमें परावर्तन देखने को मिलता है, तो इसलिए ये वापस लौट जाएगी और इस प्रकार से जाती है। तो एक प्रकाश की किरण आई, वो समतल से टकराकर, समतल दर्पण से टकराकर और वापस चली जाती है। तो ये जो ये किरण होती है, अगर हम यहाँ पे एक रेखा खींच दें, इसे बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसे? अभिलंब। और इसे जो आने वाली किरण होती है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो जाने वाली होती है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसे आई से शो करते हैं और इसे आर से शो करते हैं। आई फॉर इंसिडेंट और आर फॉर रिफ्लेक्टेड। मतलब
आपतित किरण और परावर्तित किरण। हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये होता है आपका नॉर्मल। नॉर्मल मतलब अभिलंब। जो बीच में रेखा देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं अभिलंब, मतलब नॉर्मल। तो समतल दर्पण का नियम क्या कहता है? समतल दर्पण के नियम होते हैं कि कोई किरण जिस एंगल पर आती है उसी एंगल पर परावर्तित होती है। बात करूं मैं, अगर इसे आई माने हम, एंगल आई, तो इसे आर मान के चलें, तो आई और आर आपस में बराबर होंगे। जो समतल दर्पण के नियम कहता है वो कहता है कि जो हमारा आपतित किरण होती है, आपतित किरण, आपतित किरण जिस कोण पर आती है उसी कोण पर परावर्तित होती है। आपतित किरण जिस कोण पर आती है उसी कोण पर परावर्तित होती है। तो आपतित किरण जिस कोण पर आई उसी पर वापस हो गई, तो ये आई एंगल पर आई और आर एंगल पर चली जाती है। इसका मतलब बात करें अगर हम आई का मान 30 मान के चलें, 30 एंगल के कोण पर आती है, तो 30 के एंगल पर ही ये वापस हो जाएगी। अर्थात कोण जो आई है वो कोण आर के बराबर होगा। कोण आई कोण आर के बराबर होगा। ये होता आपका आप समतल दर्पण के कुछ नियम होते हैं कि कोई किरण जिस एंगल पर आती है उसी पर वापस चली जाती है। उसके बाद जो दूसरा नियम होता है, दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होने चाहिए, मतलब एक ही बिंदु पर मिलने चाहिए ये। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलने चाहिए। अगर मैं कहने लगूं इस टाइप से बना दूं मैं, और मैंने किरण गुजार दी ऐसा, और निकल रही है ये इस टाइप से, नहीं निकल रही है ये इस टाइप से, तो ये देखो अभिलंब जो था हमारा यहाँ था, जबकि ये मिल कहाँ पर, ये यहाँ पर। तो अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही पॉइंट पर होनी चाहिए, मतलब एक ही समतल में होनी चाहिए। तो आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, अर्थात तीनों एक ही पॉइंट पर आके मिले। तो ये इसका दूसरा नियम होता है समतल दर्पण में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। और जो आपतित किरण आती है जिस एंगल पर उसी पर वापस जाती है, अर्थात आई बराबर आर होगा। कोण आई बराबर कोण आर। और जो आपकी ये पेंट किया जाता है, पेंट किसका किया जाता है? AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का पेंट किया जाता है इस पर। बात करें हम दर्पण बना किस चीज का होता है, तो जो दर्पण बना होता है, दर्पण हमारा ग्लूकोज का बना होता है, ग्लूकोज का जो दर्पण होता है वो आपका ग्लूकोज का बना होता है, जबकि पेंट किस चीज का किया जाता है इस पर? AgBr का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का आपका पेंट किया जाता है। और जो दर्पण होता है वो ग्लूकोज का बना होता है। अब बात करें इस पर थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम कि जिस एंगल पर आती है उसी पर वापस चली जाती है। और जो एंगल मापा जाता है, एंगल हमेशा
अभिलंब से मापा जाता है। जो कोण मापा जाता है, कोण हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। से मापा जाता है। कोण हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। ये नहीं है कि आप तल से मापने लग जाएं। तो कोण हमेशा अभिलंब से, मतलब जो ये रेखा है बीच वाली, इसी से मापा जाएगा। इसे थोड़े से न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जो परावर्तन के नियम थे वो क्या थे? पहला था कि किरण जितने कोण पर आती है उतने ही कोण पर वापस चली जाती है। दूसरा था कि आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये था आपका सेकंड रूल। तो हम बात करें कि जिस एंगल पर आती है उसी पर वापस चली जाती है। मैं कहूं कि एक किरण समतल पृष्ठ से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो का परावर्तन कोण ज्ञात करो। परावर्तन कोण ज्ञात करो। 30 डिग्री का कोण बना रही थी, किससे बना रही थी? समतल पृष्ठ से। यहां ध्यान देना कि किससे बना रही है वो? समतल पृष्ठ से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको परावर्तन कोण ज्ञात करना है। परावर्तन कोण मतलब आर ज्ञात करना है। तो देखो, ये आपका समतल दर्पण हो जाता है और इसको हम पेंट किसकी कर देते हैं? AgBr की, सिल्वर ब्रोमाइड। ये हमने अभिलंब खींच लिया, नॉर्मल, और एक किरण गुजारी हमने ये एक सवाल में कहा गया है कि जो आपका समतल है उससे 30 डिग्री का कोण बनाती है रेखा, मतलब ये वाला एंगल दिया हमें 30 डिग्री का। तो हमसे पूछा है कि परावर्तन कोण कितना होगा। परावर्तन कोण कितना होगा, ये वाला एंगल पूछा है, आर। तो परावर्तन कोण कितना होगा? अब देखो, जो ये टोटल है, बात करूं मैं यहाँ से और यहाँ तक की, ये होता है टोटल 90 डिग्री का एंगल। अब 90 का टोटल होता है, जबकि 30 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये कितना बचा आपका? 60 डिग्री। ये हो गया आपका 60 डिग्री का। तो जो हमारा आपतन कोण आया, आपतन कोण आई, तो आई कितना मिल गया हमें? 60 डिग्री का। और परावर्तन का रूल क्या कहता है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। अर्थात हम बात करें परावर्तित कोण की, परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण भी हमारा कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री के एंगल पर जाएगी, क्योंकि जितने पर किरण आती है उतने पर ही वापस चली जाती है। तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल। एक दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बात करें हम कि एक किरण समतल दर्पण, समतल पृष्ठ से समतल पृष्ठ से 55 डिग्री का कोण बनाती है। 55 डिग्री का कोण बनाती है। तो 55 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतन कोण व परावर्तन कोण
कि एक किरण समतल पृष्ठ से 55 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण व परावर्तित किरण परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात करो। अब इसे बताओ ये कैसे होगा। मैंने कहा आपसे कि एक किरण समतल पृष्ठ से 55 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल बताना आपको कि दोनों के बीच में कितना एंगल होगा। तो देखो, जो आपका आपतन कोण है, आपतन कोण पहले तो आपको आपतन कोण कितना होगा ये देखना। ये पृष्ठ से बना रही है हमारी किरण आई और परावर्तित होकर चली जाती है, ये इंसिडेंट रे हो जाती है और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा आई हो जाता है और ये हमारा आर हो जाता है। उसने दिया है कि समतल दर्पण के पृष्ठ से 55 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 55 डिग्री दिया। बात करूं मैं टोटल की कि यहाँ से और यहाँ तक का कोण कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का होता है आपका 90 डिग्री का कोण। अब टोटल है 90 डिग्री का, ये 55 दिया है, तो आपको ये कितना हो जाएगा, ये तो बच्चों वाली बात है, कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री, वो 35 डिग्री 35 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कोण आई। और जो परावर्तन का रूल कहता है वो कहता है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के, तो 35 डिग्री का ही हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब उसने पूछा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण याद करना आपको, आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का, तो बीच में हो जाता मतलब ये वाला यहाँ से और यहाँ तक का जो एंगल है, तो 35 ये और 35 ये, तो टोटल हो जाता आपका बीच का कोण हो जाता आपका 35 + 35 70, मतलब 70 डिग्री का एंगल होगा दोनों किरणों के बीच, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का 70 डिग्री एंगल हो जाता है। चलिए और चलते हैं अब। उसके बाद बात करें हम समतल दर्पण की। जो समतल दर्पण होता है इसमें कोण आई बराबर होगा कोण आर के। दूसरी बात क्या होती है कि कोई ये दर्पण है, समतल दर्पण हो जाता है, और ये पेंट किस चीज का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का, जबकि दर्पण बना किससे होता है, ग्लूकोज से। तो ये आपका समतल दर्पण हो जाता है। अगर मैं कहूं कि समतल दर्पण को थीटा कोण घुमाने पर उसमें जो हमें इमेज दिखाई देगा, प्रतिबिंब, वो कितना घूम जाएगा, तो जो समतल दर्पण को अगर हम थीटा कोण घुमा दें तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो 2 थीटा घूम जाता है। दर्पण को थीटा कोण घुमाने पर दर्पण को थीटा कोण घुमाने पर प्रतिबिंब 2 थीटा घूम जाएगा। ये इसके रूल होते हैं, 2 थीटा घूम जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी वस्तु को आप हाथ में लेकर थोड़ा सा उसे घुमाओ तो आपको वो शीशे में डबल घूमी हुई दिखाई देती है। अगर आप थीटा कोण घुमाते हैं, सपोज करो आपने उसे 10 डिग्री के एंगल पर घुमाया, तो आपको जो उसका इमेज दिखाई देगा प्रतिबिंब शीशे में, तो 20 डिग्री घुमा हुआ दिखाई देगा। तो दर्पण को अगर थीटा कोण घुमाते हैं तो प्रतिबिंब
टू थीटा घूम जाता है। अगर हम बात करें, ये दर्पण था आपका, ये एक बच्चा हो जाता कोई भी। अगर मैं मतलब ये बच्चा अगर इधर चले v स्पीड से, तो हमारा प्रतिबिंब कितनी स्पीड से दिखाई देगा इसे? जो बच्चा है, बच्चा अगर इधर v स्पीड से जा रहा है, तो इसे अपना प्रतिबिंब कितनी स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा? 2v स्पीड से। v स्पीड से अगर दर्पण की साइड जा रहा है ये, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा इसे 2v वेग से आता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब है, अगर हम दर्पण की तरफ v वेग से जाएं, तो प्रतिबिंब 2v वेग से जाता हुआ दिखाई देता। 2v वेग से आता हुआ दिखाई देगा। आपने कभी जिम में देखा होगा, जिम में जो जाते हैं, तो जब वहां पर दौड़ते हैं, जिम में जो दौड़ने वाली होती है वो, उस पर दौड़ते हैं, तो हमें जो अपना इमेज दिखाई देता है वो डबल स्पीड से दौड़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए ही उसमें क्या होता है, शीशे लगाए जाते हैं जिम में। आपको शीशे जो लगाए जाते हैं इसीलिए लगाए जाते हैं, जिससे कि अच्छा दिखाई दे हमें। अगर हम 10 मीटर पर सेकंड के वेग से हम दौड़ रहे हैं उस पर, तो हमें जो दिखाई देगी स्पीड, हमें 20 मीटर पर सेकंड की दिखाई देगी उसमें, कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जैसे दौड़ रहा हूँ मैं। तो इसीलिए ही क्या होता है, जो हमारी जिम होती है उसमें शीशे लगाए जाते हैं, जिससे हमें अपना प्रतिबिंब दिखता रहे। तो ये नियम हो जाते हैं इसके, कि आई बराबर आर हो जाता है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कि जितने कोण पर किरण आती है उतने ही कोण पर वापस चली जाती है। और दर्पण को अगर थीटा कोण घुमाए, तो हमारा प्रतिबिंब 2 थीटा घूम जाता है। दर्पण की तरफ से दर्पण की तरफ अगर विवेक से जाएं, तो प्रतिबिंब 2 विवेक से आता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद बात करें हम, कि जो हमारे प्रतिबिंबों की संख्या होती है, प्रतिबिंब की संख्या, दर्पण के अंदर हम प्रतिबिंबों की संख्या देखें, तो हमारी 360 बटे थीटा होती है। 360 बटे थीटा। इसका मतलब क्या है, आपने कभी सैलून में देखा होगा, जहां पर आप बाल कटवाने जाते हैं, तो आगे भी और पीछे भी हमारे सैलून में शीशे लगे होते हैं। तो उसमें यह देखना होता है कि हमारा प्रतिबिंब कितनी बारी दिखाई दे रहा है, मतलब कितनी बार दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर 2 शीशे लगे, एक एक सामने और एक पीछे लग रहा है, तो कितनी बार दिखाई देगा ये हमें एंगल पर डिपेंड करता है। अगर उसने शीशे को 60 डिग्री के कोण पर घुमा रखा है, तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। अगर बात करें हम, थीटा अगर 60 हो जाए, मतलब 60 डिग्री के कोण पर उसने शीशे को घुमा रखा है, तो हमें कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 360 बटे थीटा। थीटा मतलब 60। एक जीरो से एक जीरो कट जाता है, और 6 6 36, मतलब 6 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। लेकिन जब ये सम आ जाती है, क्या जाती है, सम, तो ये घटा कर लिखते हैं, तो इसका मतलब होगा 6 माइनस 1 बराबर 5। 5 प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं, मतलब पीछे तक अगर देखते जाएं तो हमें 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। 5 प्रतिबिंब तक हमें दिखता है, उसके बाद नहीं दिखते। लेकिन अगर ये ऑड नंबर है, बात करें कि ये ऑड नंबर है, तो हमें घटाने की जरूरत नहीं होती। थीटा अगर मैं 40 डिग्री मान लूँ, थीटा अगर मैं 40 डिग्री मान लूँ, मैं कहूँ कि मैंने शीशे को 40 डिग्री के एंगल पर घुमा रखा है, थीटा अगर 40 डिग्री के एंगल पर घूम रहा है, तो हमें कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे उसमें? तो आपका जो सूत्र है 360 बटे थीटा, थीटा मतलब 40, जीरो से जीरो और 4 9 36, मतलब 9 इमेज दिखाई देंगे आपको, 9 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो इसमें अगर ऑड संख्या है, मतलब विषम संख्या है, तो घटाते नहीं है। अगर सम संख्या है, तो ये घटा कर लिखते हैं, सम है
तो थीटा माइनस 1 कर देते हैं, मतलब थीटा में से 1 घटा देते हैं। ये होती है आपकी प्रतिबिंबों की संख्या। तो आपके 4 रूल हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्या होता है? अगला होता है कि प्रतिबिंब का दर्पण से, कोई व्यक्ति दर्पण से x दूरी पर है, दर्पण से x दूरी पर, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखाई देगा? प्रतिबिंब भी हमें x दूरी पर ही दिखाई देगा, x दूरी पर दिखाई देगा, दिखाई देगा। बात करें हम, अगर ये दर्पण है, आपका दर्पण है, यहां पर खड़ा हो जाता है। अगर इसकी डिस्टेंस 10 मीटर है, दर्पण से इसकी डिस्टेंस 10 मीटर है, तो जो इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा वो इसे 10 मीटर अंदर दिखाई देगा, अर्थात प्रतिबिंब हमें 10 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देगा, मतलब यहां दिखाई देगा कहीं। तो जितनी दूरी पर दर्पण से हम खड़े हैं उतनी दूरी पर ही हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या होते हैं। जैसे ये तो हमारा सीधे सीधे हो जाता है कि अगर 10 मीटर की दूरी पर कोई बच्चा खड़ा है दर्पण से, तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखाई देगा? तो 10 मीटर पर दिखाई देगा। लेकिन इस पर न्यूमेरिकल ऐसा नहीं पूछता, न्यूमेरिकल पूछता है इस पर, ये तो हो जाता आपका कि जिस कोण पर आती है उतने पर ही वापस चली जाती है। उसके बाद दर्पण को अगर हम थीटा कोण घुमाएं तो प्रतिबिंब 2 थीटा घूम जाता है। उसके बाद दर्पण की तरफ v वेग से जाएं तो प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ दिखाई देता है। बात करें हम प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो 360 बटे थीटा, और ये भी अगर विषम है तो 360 बटे थीटा, अगर सम है तो हम एक घटा कर लिखते हैं। अगर सम आ जाती है 8 आ जाता है, 6 आ जाता है, तो हम एक घटा के लिखेंगे। अगर 6 आते हैं तो 5 लिखेंगे, अगर 8 आते हैं तो 7 लिखेंगे। अगर विषम आती है संख्या, ऑड आती है, जैसे 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो हम उतना ही रहने देते हैं। 5 में होता है कि दर्पण से अगर ऐसी दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी x दूरी पर ही दिखाई देगा। इसके न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल क्या होते हैं। 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक व्यक्ति 5 सेकंड बाद दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब 30 मीटर की दूरी पर देखता है। दस मीटर पर सेकंड के वेग से एक व्यक्ति 5 सेकंड बाद अपना प्रतिबिंब दर्पण 30 मीटर की दूरी पर देखता है, दर्पण के अंदर, दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब 30 मीटर की दूरी पर देखता है। तो दर्पण से उस व्यक्ति की दूरी बताओ। तो दर्पण से व्यक्ति की दूरी ज्ञात करो। दर्पण से व्यक्ति की दूरी ज्ञात करो कि जहां से उसने चलना स्टार्ट करा था, तो जहां से उसने चलना स्टार्ट करा था वहां से और दर्पण तक की दूरी याद करनी हमें कितनी हो जाएगी। तो देखो क्या होता है, ये हमने समतल दर्पण बना लिया, समतल दर्पण। बात करें हम, यहाँ पे खड़ा था पहले वो,
लेकिन दौड़ने के बाद 5 सेकंड बाद वो यहाँ पे आ जाता है, 5 सेकंड बाद यहाँ पे आ गया वो। तो पहले तो हमें देखनी पड़ेगी 5 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की होगी, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो 5 सेकंड में उसने यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करी होगी। तो सूत्र लगा लो आप, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये तो सूत्र पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो हमारी चाल दी है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड, और समय कितना दिया है, 5 सेकंड। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 10 पंजे 50 मीटर। तो डिस्टेंस जो हो जाती है हमारी 50 मीटर हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आती है, जो ये भाग कर गया था यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड में, वह जाती है आपकी 50 मीटर। फिर उसके बाद कहा उसने कि 5 सेकंड बाद दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब 30 मीटर की दूरी पर देखता है। दर्पण के अंदर, तो दर्पण के अंदर देखता है वो 30 मीटर की दूरी पर। तो ये जो दूरी दी है उसने 30 मीटर दी है, मतलब यहाँ कहीं वो प्रतिबिंब देखता है। तो मैंने अभी पहले बताया था आपसे कि अगर कोई व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है, तो जितनी दूरी पर वो खड़ा है उतनी ही दूरी पर उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसका मतलब है कि अगर 30 मीटर यहाँ है तो 30 ही मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाती है, क्योंकि जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो 30 मीटर ये हो जाती है और 50 मीटर ये टोटल दूरी पूछी थी। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, दूरी हो जाएगी आपकी 50 प्लस 30 80, 50 प्लस 30 बराबर 80 मीटर। ये हो जाता आपका इससे रिलेटेड एक सवाल न्यूमेरिकल। तो समझ में तो आ गया होगा क्या था कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक व्यक्ति 5 सेकंड बाद अपना प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर देखता है। दर्पण के अंदर बोला मैंने, दर्पण के अंदर 30 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है। तो दर्पण से उस व्यक्ति की दूरी ज्ञात करो जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। तो चलना कहां से स्टार्ट करा था, यहाँ से। तो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हो जाएगी आपकी 50, तो ये थी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दौड़ कहा था वो 50 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की फिर 30 हो जाती है। तो 50 और 30 80। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके आते हैं देखने के लिए। बात करें हम कि एक व्यक्ति 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलना प्रारंभ करता है, तथा 8 सेकंड बाद उसे अपना प्रतिबिंब 20 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है, 30 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। चलना प्रारंभ किया था। तो क्या दिया देखो आपको, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से एक व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, और 8 सेकंड बाद उसे अपना प्रतिबिंब 20 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है। अब ये नहीं बोला कि दर्पण के अंदर 20 मीटर की दूरी पर दिखाई देता, उसने बोला है कि जो उसका प्रतिबिंब है वो 20 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है।
तो देखो, अगर मैं बात करूँ, ये समतल दर्पण हो जाता है। यहाँ वो व्यक्ति था और चलने के बाद वो यहाँ आ जाता है। कितने चलने के बाद? 8 सेकंड चलने के बाद यहाँ आ जाता है वो। तो उसने पूछी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी। तो पहले हम ज्ञात करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चली उसने, 8 सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो देखो, जो दूरी बराबर होता है वो आपको पिछले सवाल में बताया मैंने, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। तो चाल कितनी थी उसकी? 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लग रहा है? 8 सेकंड। तो दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 10 मीटर पर सेकंड थी और समय था आपका 8 सेकंड। तो 10 अट्ठे 80, 80 मीटर तक वो चल के आ जाता 8 सेकंड में। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मिलती है हमें 8 सेकंड में 80 मीटर मिलती है। लेकिन बात करिए उसने कि टोटल दूरी याद करनी है कि जहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट करता है और दर्पण तक की दूरी। तो देखो, उसके बाद उसने कहा है कि अपना प्रतिबिंब 20 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है उसे, जो उसका प्रतिबिंब है उसे 20 मीटर की दूरी पर दिखाई देता। अब के ये नहीं बोला कि दर्पण के अंदर 20 मीटर की दूरी पर दिखाई देता, उसने कहा है कि उसे अपना प्रतिबिंब 20 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है। इसका मतलब है कि यहाँ से उसने देखा, यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक उसे 20 मीटर है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो टोटल 20 मीटर है। तो ये हो जाएगी 10 मीटर और 10 मीटर ये हो जाएगी आपकी, क्योंकि उसे अपना प्रतिबिंब 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है। उसने ये नहीं बोला कि दर्पण के अंदर 20 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है। उसने कहा है कि जो हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है वो 20 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है। तो 10 मीटर उसे दर्पण की दूरी रहती है और 10 मीटर प्रतिबिंब की दूरी। क्योंकि मैंने कहा था आपसे थोड़ी देर पहले ही कि जो दर्पण से अगर किसी व्यक्ति की दूरी x मीटर है तो प्रतिबिंब की दूरी भी ही x मीटर होगी। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 80 ये थी और 10 ये थी, टोटल दूरी हो जाती है आपकी 90। जो डिस्टेंस हो जाती है टोटल वो हो जाती है 80 प्लस 10 बराबर 90 मीटर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैंने क्या क्या बताया था आपको? पहला बताया था कि जो कोण आई होता है वो कोण आर के बराबर होगा, अर्थात जितने कोण पर कोई किरण आती है उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती है। उसके बाद बताया था मैंने आपको कि अगर v वेग से चल रहा हूं मैं, दर्पण की तरफ v वेग से चल रही हूं, दर्पण की तरफ, दर्पण की ओर v वेग से, तो हमें प्रतिबिंब कितने वेग से आता दिखाई देगा? 2v वेग से। प्रतिबिंब हमें 2v वेग से आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद तीसरा क्या था? अगर हमने दर्पण को थीटा कोण घुमाया तो प्रतिबिंब कितना घूम जाएगा? 2 थीटा। तो दर्पण को थीटा कोण घुमाने पर तो प्रतिबिंब कितना घूम जाएगा? 2 थीटा। दर्पण को अगर हमने थीटा कोण पर घुमाया तो प्रतिबिंब हमारा 2 थीटा घूम जाएगा। उसके बाद कही थी मैंने कि प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? तो ये होती है 360 बटे थीटा, 360 बटे थीटा। लेकिन ये विषम के लिए होती है, अगर सम के लिए करें तो हम एक घटा देते हैं। आ जाए यहाँ 8 तो हम लिखेंगे फिर, क्योंकि 8 सम है तो एक घटा कर लिखेंगे, मतलब 7। अगर आ जाती है तुम्हारी 5 तो उतना ही रहने देना, क्योंकि 5 जो है विषम संख्या है। तो ये होती है आपकी प्रतिबिंबों की संख्या। उसके बाद क्या होता है आपका? उसके बाद बताया था मैंने आपको, अगर दर्पण से आप x दूरी पर हैं तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखाई देगा? x दूरी पर ही।
जिसके मैंने 2 न्यूमेरिकल आपको करवाए थे x दूरी पर। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो सेम रहती है, वरना अगर बात करें हम दर्पण को, अगर विवेक दर्पण की ओर विवेक से जाते हैं तो प्रतिबिंब 2 विवेक से आता हुआ दिखाई देता है। बात करें हम दर्पण को थीटा कोण घुमाते हैं तो प्रतिबिंब 2 थीटा घूम जाता है। प्रतिबिंबों की संख्या 360/थीटा। दर्पण से x दूरी तो प्रतिबिंब से भी x दूरी होती है। ये आपके कुछ प्रकार थे इसके, मतलब जो इसके नियम थे। बात करें हम, इसका एक यूज और होता है सबसे मेन, कि पूछा जाता है कि पेरिस्कोप में जो पेरिस्कोप होता है पनडुब्बियों में, पेरिस्कोप पेरिस्कोप में कितने एंगल पर हमारा समतल दर्पण लगा होता है, ये पूछा जाता है कि पेरिस्कोप में कितने डिग्री के कोण पर जो समतल दर्पण है वो झुका होता है। ये होता है 45 डिग्री के, 45 डिग्री के कोण पर। ये कहाँ होता है देखो, अगर बात करें हम, ये आपका पानी है, जल, यहाँ पर आपकी पनडुब्बी है कोई, पनडुब्बी, तो उसमें क्या होगा, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अगर यहाँ कोई जहाज आ रहा है, यहाँ सपोज करो जहाज है कोई, जहाज है, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, नीचे से कैसे दिखाई देगा, क्योंकि पनडुब्बी पानी के अंदर चलती है, तो हम कैसे देखते हैं इसे, तो इसे 45 डिग्री के कोण पर हम समतल दर्पण लगा देते हैं। यहाँ पे हमने समतल दर्पण लगा दिए 45 डिग्री के कोण पर, तो हमें जो जहाज है ये हमें यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद एक समतल दर्पण हम यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो इसे देख लेता है, तो हमें पता चल जाएगा कि जहाज कहाँ पर है। तो देखो नीचे बैठे बैठे हमें जहाज दिख जाता है, तो ये 45 डिग्री के कोण पर हमारा समतल दर्पण लगा होता है। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है जो पनडुब्बियों में पेरिस्कोप होता है, पेरिस्कोप में 45 डिग्री के कोण पर हमारा समतल दर्पण लगा होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा समतल दर्पण हो जाता है। अब होते हैं आपके उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।